स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल एहसान चुकाओ। यह एक सपने से जागने जैसा था। एक भयानक दृश्य जो किसी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रहा था। तुरंत ही परिचित परिवेश से बदल गया। मन में जो कुछ भी था वह अचानक गायब हो गया। गीजा का महान पिरामिड गायब हो गया। स्क्वायर ट्रैक ग्राउंड सामान्य हो गया। ठीक है, बिल्कुल सामान्य नहीं, क्योंकि यह पहचान से परे तबाह हो गया था। प्राचीन राजधानी के ज़ॉम्बीज धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। उन्होंने एक शानदार जीत हासिल की थी। उन्हें यहाँ जीवित दुनिया में इसका जश्न मनाने की जरूरत नहीं थी। वे अपने प्लेस में लौटने के बाद जब चाहे और जब तक चाहे जश्न मना सकते थे। प्राचीन राजा माउंटेन ज़ॉम्बी के कंधे पर लौट आए। माउंटेन ज़ॉम्बी असंतुष्ट लग रहा था। वह उस दिशा में दहाड़ता रहा जिस दिशा में पिरामिड गायब हो गया, जैसे वो स्फिंक्स को कायर कुत्ता कह रहा हो। स्फिंक्स शायद गुस्से में फटने वाला था अगर उसने डीमन आदर्श से लड़ने में बेहद ज्यादा समय और ऊर्जा बर्बाद ना की होती। तो वह अनाड़ी माउंटेन ज़ॉम्बी से कैसे हार सकता था? मेरे राजा, सभी लोग बेहद लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अगर वे युद्ध के जरिए अपनी वासना को संतुष्ट कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि कई हिंसक लोग कुछ समय के लिए यहीं रहने को तैयार होंगे। पाताल लोक की रानी ने प्राचीन भाषा से मानवीय भाषा में कहा। हिंसक वाले? आदर्श ने उलझन में पूछा। पाताल लोक की रानी ने अपनी आंखें घुमाई। वह एक जीवित इंसान की तरह ही आकर्षक थी, या उससे भी अधिक आकर्षक। उसने कहा, मृतकों की दुनिया आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी है। ज़ॉम्बीज का हर शासक हमारे राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने को तैयार नहीं है। कुछ अनडेड शासक जो इंसानों का वध करने का लुत्फ उठाते हैं, वे पहले से ही शिकायत कर रहे हैं। सच तो यह है कि ज़ॉम्बीज को जीवित दुनिया में प्रवेश करने से मना किया जाना अस्वीकार्य है। अनडेड ज़ॉम्बीज मनुष्यों की तरह भोजन और अन्य चीजों की अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। अगर वे मारने की अपनी हवस को भी पूरा नहीं कर सकते तो यह उनके स्वभाव को मिटाने से अलग नहीं होगा। प्राचीन राजा ने पलटकर पाताल लोक की रानी को देखा। पाताल की लोक की रानी को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कहा है और जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई और अपना सिर नीचे कर लिया। चलते रहो, मैं सुन रहा हूं, प्राचीन राजा ने कहा। मेरी हिम्मत नहीं है। कहो। प्राचीन राजा का स्वर ठंडा हो गया। पाताल लोक की रानी एक पल के लिए झिझकी। उसने अपने राजा के शांत होने के बाद और फिर कहा, ज़ॉम्बीज की अलग अलग जनजातियां एक दूसरे से लड़ रही है क्योंकि उन्हें जीवित दुनिया पर अटैक करने से मना किया गया है। हालांकि अगर वे सिर्फ दूसरे ज़ॉम्बीज को ही मार रहे हैं तो वे अंततः मानव दुनिया पर अटैक करने से मना किए जाने के उद्देश्यों पर संदेह करेंगे। अनडेड के अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य हत्या करना है। अगर मेरे राजा ने जीवित इंसानों को जमीन दी है और उनके जीवन में हस्तक्षेप न करने का फैसला किया है तो हमें अपने लोगों की हत्या करने की इच्छा को संतुष्ट करने का एक तरीका खोजना होगा, जैसे कि यह लड़ाई। मुझे विश्वास है कि आपने भी इसे महसूस किया होगा। जीत का दावा करने के बाद आपके लोगों ने आपको जो सम्मान और गौरव दिया है। प्राचीन राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी भावना से उत्तर का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वे आपके बच्चों की तरह है। वे आपका सम्मान करते हैं और आपको अपने पिता की तरह मानते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें उनके स्वभाव के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो उनके प्रति द्वेष न रखना कठिन है। यह दुश्मन को उन्हें आपके खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाने का मौका देगा। वे किसी दूसरे पाताल लोक में चले जा सकते हैं जहां वे हत्या करने की अपनी हवस को संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए क्या यह बेहतर नहीं है कि हम उनकी हवस को संतुष्ट करने का कोई तरीका खोजें? अगर मेरा राजा जीवित लोगों का वध नहीं करना चाहता है तो हम पूरे पाताल लोक के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। पाताल लोक को केवल एक राजा की जरूरत है और मेरा मानना है कि आप ही इस भूमिका के योग्य है। पाताल लोक की रानी ने अपनी बात समाप्त की। खुफू पहले से ही आगे बढ़ रहा था। उसकी सेना मुख्य रूप से अपने राजा को मजबूत करने के लिए इंसानों का नरसंहार कर रही थी। अनडेड के लिए अधिक शक्ति प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका हमेशा से हत्या करना रहा है। दुनिया में अनडेड के दो सबसे मजबूत राज्य चीन और मिस्र में थे। भाग्य का पहिया
चाहे जिस तरह घूम रहा हो, दोनों राज्यों को अंततः एक दूसरे से लड़ना ही था और स्क्वायर ट्रैक मैदान की लड़ाई ने फ्यूज का काम किया। लाल कंकाल शासक एक तरफ खड़ा था, वह भी पाताल लोक की रानी की तरह युद्ध में जाना चाहता था। वह मारना चाहता था। भले ही उसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन हवा में खुली खून की गंध उसे ऊर्जा देने वाली ताजी हवा की तरह लग रही थी। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो आक्रमणकारियों को सिर्फ एक थप्पड़ मारकर संतुष्ट हो जाता है और अपना दिन समाप्त कर लेता है? प्राचीन प्राचीन राजा ने कहा। पाताल लोक की रानी अविश्वास से हाँफने लगी। केवल प्राचीन राजा ही दुश्मन की सेना के लाखों सैनिकों को मारने को अपने मुंह पर तमाचा कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे राजा ने पहले ही एहसान वापस करने की योजना बना ली है। मुझे बेहद ज्यादा बोलने के लिए माफ करे। पाताल लोक की रानी मुस्कुराई। उन सबको मार डालो, उन सबको मार डालो। पहाड़ी ज़ॉम्बी उत्साह और अत्यंत हट के साथ दहाड़ा। आदर्श कुछ देर के लिए अवाक रह गया। एहसान के बदले एहसान, यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में आदर्श ने कभी नहीं सोचा। यह पहले से ही एक चमत्कार था कि स्क्वायर ट्रैक मैदान से दुश्मन को दूर भगाने में सक्षम थे। हमें उन दरारों की जरूरत है जो हमें उनके अंडरवर्ल्ड तक ले जाएंगी। प्राचीन राजा ने मुड़कर आदर्श को देखा। आप मुझसे दरारें खोलने के लिए कह रहे हो? आदर्श ने खुद की ओर इशारा किया। आप ऐसा न करने का चुनाव कर सकते हैं, प्राचीन राजा ने शांतिपूर्वक कहा। आदर्श ने राहत भरी सांस ली। यह सोचना कि वह दो अंडरवर्ल्ड के बीच युद्ध छेड़ देगा, आदर्श का दृढ़ विश्वास था कि वह इस काम के लिए सही नहीं है। इसका मतलब होगा कि उसे मिस्र के कुछ प्रसिद्ध पिरामिडों में घुसपैठ करनी होगी। समस्या यह थी कि कुछ निषेध मैजिशियन भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उसके जैसे एडवांस मैजिशियन की तो बात ही छोड़िए, क्या वह अपनी मौत को दावत नहीं दे रहा होगा? राहत की बात यह थी कि प्राचीन राजा समझदार थे, उसने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया। हालांकि आदर्श ने जवाब का दूसरा भाग सुना। आदर्श ने जवाब का दूसरा भाग सुनने से पहले कि वो शांत हो पाता, मैं ज़ॉम्बीज को मानव क्षेत्रों पर अटैक करने से रोकने वाले नियम को वापस ले लूंगा। मुझे किसी भी तरह अपने लोगों का ख्याल रखना है। आदर्श अवाक रह गया। ऐसा चारा मुख्य सैन्य प्रशिक्षक पहले से ही ऐसा हो चुका था। फिर भी लोगों को फंसाने वाला उसका व्यक्तित्व अभी भी वैसा ही था। आदर्श को लगभग विश्वास हो गया था कि मुख्य सैन्य प्रशिक्षक उसकी जान बचाने के लिए अपनी सेना के साथ आया है, लेकिन यह पता चला कि वह अभी भी बेहद छोटा और भोला था। ऐसा नहीं है कि मैं जब चाहूं किसी को शैतान बना सकता हूं। मैं सिर्फ एक छोटा सा एडवांस्ड मैजिशियन हूं जिसमें डीमन एलिमेंट की शक्ति नहीं है। अगर मैं पिरामिड में घुसने की कोशिश करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, आदर्श ने कहा। मुझे लगा कि तुम मरने से नहीं डरते। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके अलावा हमने अभी कभी नहीं कहा कि हम इसे अभी करने जा रहे हैं। हमें कुछ तैयारियां करनी होंगी और भाग्यशाली दिन चुनना होगा, पाताल लोक की रानी ने कहा। भाग्यशाली दिन? आदर्श के पास कहने को शब्द नहीं थे। आदर्श को अचानक लगा कि अब उसके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं। कुछ समय पहले वो शैतान नगरी को इसलिए घृणा कर रहा था क्योंकि उसने अंडरवर्ल्ड के जीवों के लिए द्वार खोलकर अपने ही लोगों को धोखा दिया था। उसे क्या पता था कि वह जल्द ही एक द्वार खोलने वाला भी बन जाएगा। सौभाग्य से वह मिस्र के अंडरवर्ल्ड के द्वार खोल रहा था। यह चीन के ज़ॉम्बीज थे जो मिस्र के ज़ॉम्बीज के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे थे, आक्रमणकारी से अपना बदला ले रहे थे। यह एक कठिन काम था, फिर भी आदर्श के पास इसे करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। प्राचीन राजधानी अभी भी इस बड़ी आपदा से उभर नहीं पाई थी। भूमि को शांति की सख्त जरूरत थी जो ज़ॉम्बीज को प्रवेश करने से रोकने वाले नियम द्वारा प्रदान की गई थी। नर्क की रानी के शब्दों से लगता है कि प्राचीन राजा के फैसले ने बेहद से मरे हुए शासकों को गुस्सा कर दिला दिया था। अगर उन्हें जीवित लोगों पर अपनी कुंठाओं को बाहर निकालने की परमिशन नहीं थी तो एकमात्र रास्ता दूसरे अंडरवर्ल्ड के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना था। मिस्र पर भी लगातार ज़ॉम्बीज द्वारा अटैक किया जा रहा था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि अधोलोक धीरे धीरे शक्तिशाली होता जा रहा था और उन्हें युद्ध की अपनी लालसा को संतुष्ट करने के लिए एक रास्ते की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था कि आदर्श को मिस्र के अधिकारियों से बात करनी होगी।
दो अनडेड सम्राटों ने एक दूसरे के साथ भिड़ने का फैसला किया था और वह ही तार खींचने वाला था। स्कूल ऑफ मैजिक। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, मेरी गोद में बैठो और खुद चलो। लंबे समय से प्रतीक्षित सूर्य की रोशनी धीरे धीरे छंटे रहे धुंधले बादलों को भेदकर धरती पर चमकने लगी। ज़ॉम्बीज के अवशेष जैसे ही सूरज के प्रकाश के संपर्क में आए वे तुरंत राख में बदल गए। जब सूरज का प्रकाश पूरी तरह से नीचे आया तो राख की हल्की चमक हवा में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे उत्तरी घाटी में किसी तरह का शानदार अनुष्ठान हो रहा है। राख अंततः मिट्टी में पोषक तत्वों के रूप में काम करने के लिए वापस जमीन पर गिर गई। कुछ ही टाइम में भूमि फिर से जीवन से भर जाएगी। स्क्वायर ट्रैक मैदान प्लांट और अर्थ मैजिशियन की हेल्प से आसानी से अपने मूल स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सकता है। दुनिया हमेशा से एक चक्र रही है, विनाश और पुनर्जन्म, मृत्यु और प्रजनन। गिरे हुए पत्ते जड़ों की ओर लौटते हैं। मनुष्यों ने बेहद पहले ही इसके साथ तालमेल बिठा लिया था, अन्यथा वे अभी तक विलुप्त क्यों नहीं हुए। अधिकारियों ने नष्ट हुए शहरों के पीड़ितों को फेहुआंग शहर में बसाने का फैसला किया। वे फेहुआंग शहर को एक महानगर के रूप में विकसित करने की योजना बना रहे थे, जो उत्तर में लोगों के लिए एक आधार थी। चीन के मध्य मैदान में प्राचीन राजधानी की भूमिका के समान जब भी कोई आपदा आती थी तो उत्तरी घाटी में फैले शहरों, कस्बों और गांवों को बड़े शहरों से शरण लेनी पड़ती थी। इतिहास में यही बात कई बार दोहराई गई थी, इसलिए उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए नए बदलाव जरूरी थे। हालांकि इसका मतलब यह भी था कि सुरक्षित क्षेत्र सिकुड़ जाएंगे, उपलब्ध स्थान कम हो जाएंगे, जिससे उनके लिए उपलब्ध संसाधन सीमित हो जाएंगे। नतीजन मैजिशियनों को अपने कंधों पर भारी बोझ उठाना पड़ेगा। दरअसल उत्तरी घाटी के अलावा 20,000 किलोमीटर से ज्यादा के तटीय क्षेत्र के शहरों में दूसरे शहरों के साथ मिलकर महानगर बनाने की यही योजना चल रही थी। आदर्श और दूसरे लोग उत्तरी घाटी में बिजी थे, जबकि सुरक्षित क्षेत्र पहले ही काफी सिकुड़ चुका था। आदर्श को भी यह खबर सुनकर काफी आश्चर्य हुआ। आहन ने कहा, सचमुच 1 महीने से भी कम टाइम में सब कुछ उलट पुलट हो गया। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जब वे उत्तरी घाटी में थे तो पूर्व में क्या हो रहा था। उन्हें यह खबर अंडरवर्ल्ड प्राणियों के साथ लड़ाई के कुछ दिनों के बाद ही मिली, जबकि फेहुआंग शहर को उनके देश के मुख्यालय शहरों में से एक में तब्दील किया जा रहा था। मुझे यकीन है कि आदर्श को अभी भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। डीमन एलिमेंट के यूज के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। हमने उसे तुरंत पार्थेन मंदिर भेज दिया। हमारे पास पार्थेन मंदिर पर निर्भर रहने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम वास्तव में उसकी चोटों का इलाज नहीं कर सकते, चुटकी ने उसे बताया। पार्थेन मंदिर ने जानबूझकर किसी को आदर्श को लेने के लिए भेजा। चुटकी जानती थी कि वह व्यक्ति राधा का भरोसेमंद अधीनस्थ था, इसलिए उसने खुशी खुशी आदर्श को सौंप दिया। बाकी समूह 10 दिनों से ज्यादा आराम करने के बाद पूरी तरह ठीक होने के करीब थे, लेकिन आदर्श को संभवतः कुछ महीनों के लिए पार्थेन मंदिर में रहना होगा। सबसे पहले उसे एकांत में कल्टीवेशन करती थी, क्योंकि डीमन एलिमेंट का यूज करने के बाद उसकी कल्टीवेशन कम हो गई थी। दूसरे, उसके चेहरे पर घाव और युद्ध से मिले अविश्वसनीय चोटों को ठीक होने में बेहद टाइम लगेगा, यहां तक कि पार्थेन मंदिर की मदद से भी। यह राहत की बात है कि राधा वहां है, नहीं तो आदर्श वास्तव में अनडेडों में शामिल हो जाएगा, आहन ने कहा। आहन वैक्सिया से ग्रीस चला गया था ताकि भगवान की मोहर का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। आहन को पता था कि इससे उसकी ताकत में काफी सुधार होगा, इसलिए वह इस महान अवसर को चूकने का जोखिम नहीं उठा सकता था। आमतौर पर पार्थेन मंदिर किसी को भी भगवान की मोहर का आशीर्वाद नहीं देता, लेकिन आहन राधा की मदद से इसे प्राप्त करने में सक्षम था। आदर्श को पता नहीं था कि आहन अपनी छठी इंद्री के साथ वापस आ रहा था। उसने वास्तव में राधा से सुना था, इसलिए वह जानता था कि आहन के आने तक उसे कहाँ इंतजार करना है। समीर ने कहा, यहाँ तक कि मेरे सैनिकों को भी पूर्व की ओर भेज दिया गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। हाँ, जब हम यहाँ
लड़ाई में बिजी थे तब पूर्व में कुछ बेहद गंभीर हो रहा था। ईमानदारी से कहूँ तो जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा दम घुटने वाला है। मुझे आश्चर्य है कि आदर्श क्या सोचेगा जब वह देखेगा कि उसके वापस आने के बाद सब कुछ बदल गया है। आहन ने सहमति जताई। सौभाग्य से चेयरमैन आदित्य ने अन्य अधिकारियों की अस्वीकृति के बावजूद खतरा रणनीति को लागू करने पर जोर दिया, अन्यथा यह कल्पना करना असंभव है कि क्या होने वाला है, चुटकी ने कहा। हाँ, इससे पता चलता है कि चेयरमैन आदित्य टोटोम बीस की तलाश क्यों कर रहे हैं। मुझे डर है कि हमारा देश इतने बड़े पैमाने पर आपदा का सामना करने के लिए मजबूत नहीं है। आहन ने सिर हिलाया। समीर ने कहा, किसी भी तरह हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। जिसकी बातें करें तो फेनिया शहर भी एक नया मुख्यालय बन गया है जिसमें नंदेश पर्वत भी इसका एक हिस्सा है। चुटकी ने मुख्यालय शहरों के वितरण पर एक नजर डालने के बाद थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा, मुझे भी देखने दो। आहन देखने के लिए आगे बढ़ा। फेनिया शहर वास्तव में दक्षिण चीन सागर के सामने एक इंपॉर्टेंट मुख्यालय बन गया था। नंदेश पर्वत फेनिया शहर के उत्तर में था, जिसके पश्चिम में पहाड़ और पूर्व में समुद्र था। हांगजो मुख्यालय शहर नंदेश पर्वत के उत्तर में स्थित था। आहन ने सोचा, ऐसा लगता है कि नंदेश पर्वत भी जल्द ही नाटकीय रूप से बदलने वाला है। मुझे आश्चर्य है कि क्या बहन नंदिनी दबाव से निपट पाएंगी। सत्ता में बैठे लोग नंदेश पर्वत पर कब्जा करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, जिसमें प्रसिद्ध कबीले भी शामिल हैं। वे नंदेश पर्वत को अपना बनाने के लिए कुछ भी करेंगे, चुटकी ने कहा। ग्रीस पार्थेन मंदिर माउंट शिवर देवी के पर्वत के दक्षिण में था, जो समुद्र की शानदार दृश्यों का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। इसे आमतौर पर पार्थेन मंदिर के इम्पोर्टेंट कर्मियों के लिए एक रिकवरी प्लेस के रूप में यूज किया जाता था। कई युवा और खूबसूरत महिलाओं को माउंट शिमर पर सेवा करने पर गर्व था। देवी के पर्वत पर अधिकतर महिलाएं थी। माउंट शिमर पर रहना कई पुरुषों का सपना था। कुछ उड़ते हुए फूलों के पेड़ों से घिरी एक नाजुक हवेली में सुंदर गोरैया कांच के गलियारे में कॉफी टेबल पर रखी मिठाइयों का आनंद ले रही थी। सुखदायक सूरज की रोशनी ने आसपास के वातावरण को गर्म कर दिया था। चट्टानें समुद्र की लहरों की तरह झिलमिला रही थी। कुछ युवतियां धीरे धीरे बातें करते हुए हंस रही थी और स्वर्ग जैसा था। कल्पना कीजिए कि आप ऐसी जगह पर जाग रहे हो जहां खुशी और सुकून देने वाली समुद्री हवा आपके चेहरे पर दस्तक दे रही है। पर्दे सुरुचिपूर्ण ढंग से खिसक रहे हैं और आप क्षितिज में एक दूसरे में विलीन होते आकाश और समुद्र के शानदार नजारे का आनंद ले रहे थे और उड़ते हुए फूलों के पेड़ों से आने वाली सुखद खुशबू का आनंद ले रहे हो। क्या ऐसा है? यहाँ रहने वाले मिस्टर वही है जिन्होंने एक रेड कार्डिनल को जिंदा पकड़ा था, लेकिन वह तो बेहद जवान दिखता है। महिलाओं में से एक ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, यह असली है। वह बेहद प्रभावशाली है। इससे पहले किसी ने भी रेड कार्डिनल को जीवित नहीं पकड़ा है। यह अजीब है, वह हमसे अश्लील बातें करता रहा। वह किसी प्रभावशाली व्यक्ति की तरह नहीं दिखता। उनमें से एक महिला ने शर्माते हुए कहा, यह तो संतनी है। वह फिर यहाँ है। जल्दी करो, हमें उसका अभिवादन करना है। आदर्श ने अचानक सुना कि महिलाएं ग्रीक भाषा में सम्मान पूर्वक बोल रही थी। वह उनकी बात समझ नहीं पाया, हालांकि अभी कुछ देर पहले वे अंग्रेजी में गपशप कर रही थी। आदर्श बेंच पर झुककर इंतजार कर रहा था। तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, एक शांत आवाज ने कहा। उसके बाद कई पचीनों की आवाज आई। वे तालबद्ध रूप से फर्श पर एड़ियों की आवाज की तरह लग रहे थे। आदर्श उन खूबसूरत पैरों की कल्पना कर सकता था जो उन्हें पहने हुए थे। मेरे कंधों की मालिश करो, आदर्श ने बिना मुड़े कहा। आदर्श के कंधे पर एक जोड़ी मुलायम हाथ पड़े। उसने इसका आनंद लेते हुए आंखें सिकोड़ ली। आखिर उसने हीरो बनने की कोशिश क्यों की? क्या यहाँ अपनी जिंदगी का मजा लेना बेहतर नहीं था? इसके अलावा राधा आसानी से उसका साथ दे सकती थी। एक औरत पर निर्भर रहना बुरा नहीं था। आदर्श ने ऑर्डर दिया, मेरे पैरों में भी थोड़ा दर्द है, उन्हें थोड़ा दबा दो। आदर्श को जल्द ही अपनी जांघ के एक संवेदनशील स्थान पर एक गर्म हाथ का स्पर्श महसूस हुआ।
उसकी जांग में लाइटनिंग का एक झटका उछला। आदर्श ने लगभग खुद पर कंट्रोल खो दिया और भूखे भेड़िए की तरह उस छोटी भेड़ पर झपट पड़ा जिसमें वह लंबे समय से दिलचस्पी रखता था। क्या आप इस चीज से थक गए हैं? एक आकर्षक आवाज ने अचानक ठंडे स्वर में पूछा। आदर्श को तुरंत एहसास हुआ कि उसने गलत व्यक्ति पर अटैक कर दिया है। वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अजीब चेहरे के साथ उस महिला को देखने लगा। मुझे खेद है, यह बस एक गलतफहमी थी। मुझे लगा कि तुम राधा हो। आदर्श ने अपना सिर नीचे किया और छोटे आदर्श को देखा। उसे ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे कोई गर्म हाथ किसी भी पल उसके मर्दाना अंग को टुकड़ों में काट देगा। उसे विश्वास था कि आशा रुइया उस तरह की व्यक्ति है जो ऐसा कुछ कर सकती है। क्या तुम्हारी राधा भी हील्स पहनती है? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं नहीं जानती कि तुम्हारा विकृत दिमाग क्या सोच रहा है? अगर तुमने अगली बार फिर ऐसा किया तो मैं इसे कुत्तों को खिला दूंगी। आशा रुइया ने अपनी उंगली से छोटे आदर्श को स्पष्ट रूप से फ्लिक किया। आदर्श दर्द से चिल्लाए, लेकिन किसी कारण से जब महिला की उंगली उसके संपर्क में आई तो वह छोटा लड़का और भी कठोर हो गया। क्या तुम अभी भी सच नहीं बताओगी? आशा रुइया बैठ गई और मोहक तरीके से अपनी आंखें झपकाई। क्या मैंने आपको पहले ही नहीं बताया था? मैं शैतान नगरी में घुस गया और कोर्ट प्रिंस को अकेला देखा, इसलिए मैंने उसे बेहोश कर दिया और उसका अपहरण कर लिया। यह इतना आसान था, आदर्श ने कहा। क्या तुम मुझे 3 साल की बच्ची की तरह समझते हो या आप कोर्ट प्रिंस को 3 साल का बच्चा समझ रहे हैं? आशा रुइया को स्पष्ट रूप से आदर्श की बकवास पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि वह इस बात को लेकर बेहद उत्सुक थी कि आदर्श ने रेड कार्डिनल को जिंदा कैसे पकड़ा। पूरी दुनिया तब हैरान रह गई जब चीन के परिवर्तन संघ ने घोषणा की कि उन्होंने एक रेड कार्डिनल को जिंदा पकड़ लिया है। इसे आसानी से एक ऐतिहासिक क्षण कहा जा सकता है। यह निश्चित रूप से शैतान नगरी के लिए एक गंभीर झटका था। यह उन लोगों के लिए भी एक बेहद बड़ी प्रेरणा थी जो शैतान नगरी के खिलाफ खड़े थे। आखिरकार इससे पहले किसी ने भी रेड कार्डिनल को जिंदा नहीं पकड़ा था। मैंने तुमको पहले ही सब कुछ बता दिया है। अगर तुमको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे यह कल्टीवेशन करने के लिए बेहद अच्छी जगह है। मेरी कल्टीवेशन पहले ही ठीक हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि इसमें सफलता मिलने वाली है। मैंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए यहाँ एकांत में कल्टीवेशन करने का फैसला किया है, आदर्श ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से रह सकते हो? राधा ने तुम्हें यह स्थान दिलाने के लिए अपने कुछ लाभ त्याग दिए हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हें अभी भी पता नहीं है कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है ना? आशा रुइया ने कहा। ठीक है, आदर्श को वास्तव में कोई पता नहीं था। उसके पास फोन नहीं था और उस जगह पर वाईफाई भी नहीं था, क्योंकि इसका यूज एकांत में कल्टीवेशन करने और चोटों से उभरने के लिए किया जाता था। यह बाकी दुनिया से अलग थलग था, इसलिए आदर्श को पता नहीं था कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। चलो बिजनेस करते हैं। मुझे बताओ कि मैं क्या चाहती हूँ और मैं तुम्हें बताऊंगी कि वहां क्या हो रहा है, आशा रुइया ने कहा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से काम पूरा होने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, आदर्श ने कहा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? आशा रुइया ने कहा। मेरी गोद में बैठो और अपने आप को हिलाओ। मैं तब ईमानदार होता हूं जब मैं संतुष्ट होता हूं, आदर्श ने बेशर्मी से कहा, जबकि आशा रुइया के आकर्षक शरीर को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।